कितना भी पकड़ो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। ठीक है, मैं हूं आर के सर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री का गुप्तवंश में पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2 से संबंधित आज जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 1 में गुप्तवंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, अब तक कितने लोगों ने शासन किया। ठीक है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बाद जो भी शासक बनते हैं गुप्त वंश में, उससे संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बनते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक भी शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग निःशुल्क पढ़ सकें, अच्छे से अच्छा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश का भाग 2। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था समुद्रगुप्त के बारे में, तो देखिए समुद्रगुप्त से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। समुद्रगुप्त का शासन हमने बताया था 335 से 375 ईस्वी तक रहता है। इसके दो पुत्र होते हैं, ध्यान दीजिए। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रामगुप्त और सेकेंड पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड और रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकेंड जो है, चंद्रगुप्त सेकेंड और रामगुप्त हमने बताया था 335 से 375 ईस्वी तक शासन रहता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के दो पुत्र होते हैं, एक रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो रामगुप्त का जो शासन है, इसकी मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बनता है और 375 से 80 तक रामगुप्त का शासन रहता है। ओके, रामगुप्त का शासन रहता है। चंद्रगुप्त सेकेंड का दूसरा नाम होता है देवगुप्त। देवगुप्त का शासन काल रहता है इसके बाद 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक। 413 ईस्वी तक शासन रहता है चंद्रगुप्त सेकेंड या देवगुप्त का रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। आज कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए गुप्त वंश का भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। समुद्रगुप्त तक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त का शासनकाल कहां से कहां तक रहा, 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे इनकी दो संतानें, एक है रामगुप्त जिसका शासनकाल 375 से 80 तक रहता है, और दूसरा है चंद्रगुप्त सेकेंड, तो इसका भाई छोटा है, उसका दूसरा नाम है देवगुप्त, उसका शासनकाल 380 से 413 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो ध्यान दीजिए। रामगुप्त जो है, इसका विवाह बहुत सुंदर नारी धौड़सामनी से होता है, ध्रुवसामनी से होता है। ठीक है, बहुत सुंदर नारी धौड़सामनी से होता है। एक बार शक राजा इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इसको लगता है कि हम युद्ध में हार जाएंगे, तो ये अपनी पत्नी को कह देता है कि हमारा राजपाट क्यों छीनेंगे, इसलिए हमारी पत्नी को ले लीजिए। ठीक है, तो अपनी पत्नी को शक राजा यानी दुष्ट शासक शक राजा को दे देता है। ठीक है, फिर शक राजा से चंद्रगुप्त सेकेंड बचा के अपनी, ठीक है, इसकी पत्नी को लाता है, रामगुप्त की, ध्रुवसामनी को, और बाद में चंद्रगुप्त सेकेंड ने रामगुप्त की हत्या करवा दी और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड ने गद्दी संभाली 380 ईस्वी में। ठीक है, तो शकों को, जो शक के राजा थे, उनकी हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त सेकेंड ने। और शकों को पराजित करने के कारण, ध्यान दीजिए, शकों को पराजित करने के कारण एक नई उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासक बना। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुवसामनी। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुवसामनी। ध्यान दीजिए, रीजनिंग आप लोग पढ़ते ही होंगे, जो डबल डंडे जहां लगते हैं वहां पति पत्नी का रिश्ता होता है। ठीक है, तो ध्रुवसामनी थी और ध्रुवसामनी का विवाह रामगुप्त से हुआ था। शक राजा ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया, तब इसने अपनी पत्नी ध्रुवसामनी को, अत्यंत सुंदर थी, उनको दे दिया और उसको बचाने में, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड गया तो, ठीक है, और शक राजा की हत्या कर दी और अपनी भाभी यानी ध्रुवसामनी को वापस लेकर आया।
ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। काहे की? विक्रमादित्य की। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि शकों को पराजित करने के उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। ठीक है, और उसके बाद रामगुप्त की हत्या करवा दी चंद्रगुप्त सेकंड ने, और ध्रुव सामनी से विवाह कर लिया। ठीक है, ध्रुव सामनी से विवाह किसने कर लिया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसका दूसरा नाम है देवगुप्त। फिर ये गद्दी पर 380 में बैठता है, 413 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। इनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त जो सेकंड है, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न यानी 9 रत्नों की एक मंडली थी। 9 रत्न यानी बहुत पढ़े लिखे लोग 9 थे, उनको विद्वान बोलते थे, और वो 9 रत्न थे। उसमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, पहले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। 9 रत्नों में प्रमुख थे, आर्यभट्ट थे। और संस्कृत के जनक, ठीक है, संस्कृत के जो जनक है कालिदास, संस्कृत के जनक कालिदास इनके दरबार में थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने। पहली भारतीय पुस्तक है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन आपके कैसे आएगा। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। नवरत्नों में जो प्रमुख हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हैं आर्यभट्ट, इन्होंने सूर्य सिद्धार्थम पुस्तक की रचना की है। शून्यवाद के भी बोले जाते हैं जनक। और संस्कृत के जनक कालिदास हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर कौन है? कालिदास। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। 9 रत्नों में थे। फिर देखिए यहां पे एक थे धन्वंतरी, दूसरे जो थे वो थे धन्वंतरी, धन्वंतरी। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है, धन्वंतरी थे। फिर बहुत सारे धन्वंतरी थे, और विष्णु शर्मा थे जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है। बेताल भट्ट थे जिन्हें जादूगर कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहां से बनता है? देखिए कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन, जिन्हें संस्कृत का जनक। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनकी पुस्तक है उसे यूरोपीय भाषा में पहली बार अनुवादित पुस्तक है। तो पूछा जाता है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित भारत की पहली पुस्तक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। किसने लिखा था? कालिदास ने। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। ठीक है, वरामिहिर भी थे। अब आगे देखिए, ये जो प्रमुख थे इनको आप याद कर लीजिए, सारे टोटल तो नहीं आते हैं। आगे देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 319 ईस्वी में एक चीनी राजदूत भारत आया था। चीनी राजदूत, चीनी राजदूत भारत आया था। फाहयान नाम सुना होगा। चीनी राजदूत फाहयान भारत आया था, जिन्हें जिसने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है फियूकी। फियूकी, ठीक है। अब पूछा जाए परीक्षा में फियूकी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फाहयान ने। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। ठीक है, और कब आया? तो 319 ईस्वी में आया था। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 75 तक रहा। समुद्रगुप्त के बाद शासन कौन बना? ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना गुप्त वंश में? तो रामगुप्त बना। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, जिसने अपनी पत्नी ध्रुव सामनी को शक राजा को दे दिया था। और 375 से 80 तक, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित करके, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ध्रुव सामनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह के बाद इसके सामने देखिए नवरत्न भी थे, और सर्वाधिक इसने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, चांदी की मुद्राएं। और इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था, और सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं चलाई थी चंद्रगुप्त ने। आगे देखिए इसके दरबार में जो नवरत्नों की मंडली थी उसमें प्रमुख थे आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक, कालिदास को संस्कृत का जनक, आर्यभट्ट को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। तो ध्यान हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 319, ठीक है, 319 ईस्वी में भारत में आया था फाहयान, जिसने फियूकी पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? फियूकी। क्लियर हुआ?
तो ये चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि कौन से शासक के समय कौन आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 380 में आया था। ठीक है, तो लगभग 19 में तो शासन ही नहीं था इनका। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में ही, इधर देखिए, एलोरा नहीं, अजंता की गुफाओं का शिलान्यास हुआ था। अजंता, ठीक है, अजंता की गुफाओं का शिलान्यास हुआ था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित हैं। तो पूछा जाए अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। निर्माण किसने करवाया? तो गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकेंड हम लोग पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त सेकेंड का विवाह हो जाता है ध्रुव स्वामिनी के साथ। ध्रुव स्वामिनी के साथ होता है। फिर इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुमारगुप्त। ठीक है, पूछा जाए कि मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली में मेहरौली लोह स्तंभ। आगे देखिए, कुमारगुप्त, इसका शासक इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? कुमारगुप्त के समय की एक ही बहुत बड़ी प्रसिद्ध घटना है। ठीक है, प्रसिद्ध घटना यह है कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का, अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, लगभग 415 ईस्वी में। कब की थी? 415 ईस्वी में। तो अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आगे देखिए, एक बार क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था, तो इसका एक बार थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। भारत में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और उसका एक सेनापति होता है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी उसका सेनापति होता है। वो एक बार बंगाल भ्रमण के लिए जाता है और वहां से फिर बिहार आता है। थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके इलाज के लिए बहुत सारे वैद्य लोग आते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य आते हैं जो उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कि कुरान इसके पास पढ़ाते रहो। तो उसने कहा था, मतलब कि अगर हमारे वैद्य नहीं ठीक कर पाए हैं या नालंदा विश्वविद्यालय के जो वैद्य आए हमको ठीक कर दिए, तो इसी में कहा कि हमसे ज्यादा योग्य व्यक्ति नालंदा में हैं। तो एक बार वो नालंदा गया, वहां पे कुरान मांगा और अचानक वहां उस दिन कुरान नहीं थी, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आग लगा दी और नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय 6 माह तक जलती रही। कितने महीने तक? 6 माह तक। तो आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने, तो कुमारगुप्त ने। फिर पूछा जाए जलाया किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त सेकेंड जो है ये शासक था और ध्रुव स्वामिनी से इसका विवाह हो गया। इन दोनों का लड़का था कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद इनके बाद आता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद शासन गद्दी पर बैठता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय सर्वाधिक हूणों के आक्रमण होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गुप्त वंश में सर्वाधिक हूणों के आक्रमण किसके समय हुए हैं, तो स्कंदगुप्त के समय हुए हैं। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील।
आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील। वो बनवाई कहां थी? तो देखिए गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनरुद्यान करवाया था। पूछा जाता है परीक्षा में कि सुदर्शन झील का पुनरुद्यान किस शासक ने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद अंतिम शासक बनता है भानुगुप्त इसका। भानुगुप्त के बाद इसके चचेरे भाई विष्णुगुप्त, ठीक है, और देवगुप्त, बहुत सारे शासक इसमें बनते हैं उसके बाद। लेकिन गुप्त वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी शासक स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त बनता है। अगर अंतिम की बात पूछी जाए तो भानुगुप्त होता है अंतिम शासक, फिर इसके चचेरे भाई बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा जाए गुप्त वंश का अंतिम शासक तो भानुगुप्त। हुड़ों के सर्वाधिक आक्रमण किसके समय हुए थे? स्कंदगुप्त के समय। गिरनार पर्वत पर, गुजरात में पड़ता है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्यान किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने। जलाया किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, कुमारगुप्त किसका लड़का था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड और ध्रुव सामनी का लड़का था। पूछा जाए कि गुप्त वंश में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने। क्लियर हुआ? तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के नवरत्नों में थे। ठीक है, और आगे देखिए क्वेश्चन बनता है, इनकी भाषा संस्कृत थी। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। और भारत में पहली बार मंदिर बनवाने की जो पद्धति थी वो गुप्त शासकों ने प्रारंभ की थी। मंदिर बनाने की पद्धति, मंदिर बनाने की पद्धति गुप्त शासकों ने बनाई थी। इससे पहले कभी मंदिर नहीं बनते थे, तो मंदिर बनाने का निर्माण यही करते थे। ठीक है, जैसे लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में बना हुआ है, भीतर गांव कानपुर में। ठीक है, दशावतार मंदिर, दशा अवतार मंदिर, ठीक है, कानपुर में ये बना हुआ। भीतर गांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। और दशावतार मंदिर है झांसी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार मंदिर कला का निर्माण किसके समय हुआ या मंदिर बनाने की पद्धति किसके समय प्रारंभ हुई, तो गुप्त शासकों में पहली बार कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में, और दशावतार मंदिर झांसी में बना हुआ है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो गुप्त शासकों में। ठीक है, भारत में पहली बार पूजित मूर्ति गौतम बुद्ध की है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है। आगे देखिए, बहुत सारे कार्य किए, इसलिए प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है। स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त वंश को कहते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, जरा देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद शासक बना रामगुप्त। रामगुप्त एक अयुग शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड शासक बना। इसने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ध्रुव सामनी से, ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव सामनी से विवाह कर लिया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद स्कंदगुप्त आया। इसके समय सर्वाधिक हुड़ों के आक्रमण हुए थे और गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्यान करवाया था। और उसके बाद अंतिम शासक था भानुगुप्त। ठीक है, इधर देखिए, भारत में पहली बार मंदिर बनाने की कला गुप्त शासकों ने की थी, जिसमें मंदिर बनाए गए थे लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर में और दशावतार मंदिर झांसी में। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? गुप्त वंश को। ठीक है, तो इसको ठीक से आराम से पढ़ लीजिएगा। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं बता दिए गए हैं, तो 1 से 2 बार वीडियो को, ठीक है, देखिएगा और आराम से बनने वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।